हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हाइजेनबर्ग हब। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री की सीरीज। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में से हम आज शुरू करेंगे क्लास 11 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, और इस वीडियो लेक्चर से ही हमारी केमिस्ट्री की ये जो सीरीज है 11th क्लास के लिए, ये आज से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ से आपकी सीरीज आज क्या हो गई बच्चों, स्टार्ट हो गई। ओके, तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और चैप्टर 1 की हेडिंग लगा दीजिए, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बच्चों, चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले केमिस्ट्री की जो आपकी बुक्स है उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस तरह से आपका सिलेबस रहेगा और किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए बच्चों, 11th में आपके पास केमिस्ट्री की 2 बुक आएंगी जिसमें पार्ट 1 और केमिस्ट्री का पार्ट 2। राइट, ये दोनों की दोनों आपकी केमिस्ट्री की 2 पार्ट हो गए 11th के। ठीक है, इसमें से जो आपका पार्ट 1 रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चों इनऑर्गेनिक। वो रहने वाला है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके बच्चों, जो पार्ट 2 है आपका वो रहने वाला है बच्चों आपका ऑर्गेनिक। राइट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोनों ही पार्ट का वेटेज रहता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इन दोनों ही पार्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने पुट अप होते हैं। तो आप अच्छे से इन दोनों पार्ट्स को समझेंगे और पढ़ेंगे, और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आप क्लियर करते हुए इसको आप पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। ये आपके केमिस्ट्री के 2 पार्ट मैंने आपको समझा दिए। ठीक, तो हम अभी केमिस्ट्री का 1 पार्ट शुरू कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसका भी चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके बच्चों, शुरू करते हैं फिर से। सबसे पहले हेडिंग लगाइए बच्चों मैटर। मैटर के बारे में आप लोगों ने बच्चों बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ना शुरू कर दिया था कि मैटर है क्या। समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये जो वर्ड मैटर है ना, ये मैटर जो वर्ड है, ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैटर वर्ड यूज किया था वो थे बच्चों साइंटिस्ट एरिस्टोटल। नाम सुना होगा कई बच्चों ने इसका, एरिस्टोटल। इन्होंने बच्चों मैटर को मैटर वाली फॉर्म में यूज नहीं किया था। इन्होंने मैटर को यूज किया एज हाइल। मैटर वर्ड की जगह यूज किया इन्होंने हाइल। बाद में इस हाइल को कन्वर्ट कर दिया गया फिर मैटर में। राइट, मीनिंग इसका मैटर के ही जैसा था जो एरिस्टोटल ने यूज किया था। ठीक है, अब बात करते हैं मैटर की। मैटर जो है बच्चों, डेफिनेशन से, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। की डेफिनेशन आपने छोटी क्लासेस में समझी है, पढ़ी है। ठीक है, अच्छा इस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चों मास। अब मास क्या है? मास क्या है, मास को समझते हैं थोड़ा बच्चों। मेरे हाथ पे ये मार्कर है, राइट। अब ये मार्कर बना है प्लास्टिक से, तो बच्चों इस मार्कर को बनाने में जितना प्लास्टिक यूज हुआ है वो अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इस मार्कर का क्या हो गया बच्चों, मास। आया समझ में? मास का मतलब होता है बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आप जितना अमाउंट ऑफ मैटर यूज करते हो, या कोई ऑब्जेक्ट जितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन करती है खुद में, उस अमाउंट ऑफ मैटर को ऑब्जेक्ट का बोला गया मास। यानी कि मास का मीनिंग है बच्चों अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर, इसी को कहा गया बच्चों मास। यानी कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास। हर वो चीज जिसमें मास हो, यानी कि जिसमें खुद मैटर हो, जिसमें खुद मैटर हो, उसी को क्या बोला गया बच्चों, मैटर बोला गया। अच्छा, जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हो, अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों जिसमें मास होगा
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, क्योंकि अगर मास है तभी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएगा, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करने की कैपेबिलिटी उसमें नहीं होगी। तो जब ऑब्जेक्ट के अंदर मास होगा तभी वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, और हम उसको क्या बोल देंगे बच्चों? मैटर बोल देंगे। वैसे मैं आपको समझा दूं कि मैटर की जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, जिस तरह से पढ़ते हैं, वो एक्चुअल में मैटर वैसा होता नहीं है, बट स्टडी में इजी हो जाए जिससे आप लोग चीजों को समझ जाए, तो इसलिए हमने ये वर्ड मैटर दे रखा है, राइट। बट मैटर का वो फॉर्म वैसा नहीं होता जैसा हम लोग पढ़ते हैं। जब आप लोग इसको हायर क्लासेस में देखेंगे या क्वांटम फिजिक्स वगैरह में जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि एक्चुअल में है क्या। सारा का सारा गेम बच्चों होता है यहाँ एनर्जी का, सारा का सारा खेल एनर्जी का होता है। अब वो समझने के लिए हम बात बोल देते हैं कि मैटर, अब मैटर है क्या एक्चुअल में? मैटर है मास। अब मास क्या है? जो खुद मैटर है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीजें हैं, बट जैसा बुक्स में है, जैसा आप लोगों के सिलेबस में है, हमें तो वैसा ही पढ़ना है फिलहाल। तो बच्चों मैं एक बार फिर से मैटर को आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले मैटर वर्ड यूज किया था बच्चों एरिस्टोटल ने, और उन्होंने मैटर को मैटर वाली फॉर्म में यूज नहीं किया था, उन्होंने यूज किया था एज हाइल के फॉर्म में। हाइल की तरह ये वर्ड हाइल मैटर के जगह उन्होंने यूज किया था, बाद में इसी हाइल को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? मैटर में कन्वर्ट कर दिया गया। हालांकि इन्होंने हाइल जो यूज किया वर्ड वो मैटर के रिगार्डिंग ही यूज किया, ठीक है। अच्छा, फिर मैटर क्या है बच्चों? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास। हर वो चीज जिसमें मास होगी बच्चों उसी को क्या बोला गया? मैटर, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। ऑब्वियस सी बात है, इस पूरी क्लासरूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है गैस ने, एयर ने, तो वो एयर भी क्या है बच्चों? एक तरह का मैटर है, राइट। तो सीधा सीधा सा कि जिसमें मास होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो सब की सब किसके अंदर आ जाएंगे बच्चों? मैटर के अंदर आ जाएंगे। और इसको मैटर ही नहीं बोलते, विजिबल मैटर भी कहते हैं, क्योंकि विजिबल मैटर आपको दिखता है। एक मैटर होता है बच्चों, मैटर की एक कैटेगरी और होती है जिसे आप डार्क मैटर कहते हो, जो आपको दिखता नहीं है बट होता है, ये विजिबल मैटर है जो आपको दिखाई देगा। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका मैटर, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि एक तो मास होता है और एक होता है बच्चों वेट। एक होता है मास और एक होता है बच्चों वेट। अब मास और वेट में डिफरेंस क्या है? देखो, मास का मतलब है अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में जितना अमाउंट ऑफ मैटर यूज हुआ हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मास कहते हैं, ठीक है। या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है हम उसे मास कहते हैं, तो वो आपका मास हो जाता है। अच्छा, वेट क्या है बच्चों? बच्चों वेट होता है प्रोडक्ट किस किस का? मास और ग्रेविटी का। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के मास को ग्रेविटी के साथ प्रोडक्ट में लेते हो तो आपको बच्चों ऑब्जेक्ट का क्या मिलता है? वेट मिलता है। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हम लोग अर्थ में हैं, हमें अपना वेट तभी फील होगा जब ग्रेविटी हम पर एक क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अर्थ सब ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी अप्लाई करती है, ठीक है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर से एक फोर्स अप्लाई करती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों ग्रेविटी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट फोर्स फील कर रही होती है, एक्चुअल में उसका जो अपोजिट फोर्स होता है वो आपको आपके वेट को बताता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा। सपोज आप लोग वेगिंग स्केल पर खड़े हो, राइट, ये वेगिंग स्केल है, ये सरफेस पर है अर्थ के। ऑब्वियस सी बात है, ये कोई पर्सन है जो वेगिंग स्केल पर खड़ा है, ठीक है, और वेगिंग स्केल पर इसकी वेट की रीडिंग आ रही है, मान लिया 60 kg रीडिंग आ रही है, राइट बच्चों। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, ग्रेविटी कहां अप्लाई है? नीचे की तरफ। अब ग्रेविटी के फोर्स को हराने के लिए एक और दूसरा फोर्स जरूरी चाहिए यहां पर। अब मैं समझाता हूं आपको। अगर ग्रेविटी का फोर्स जीत जाए, यानी कि ग्रेविटी ज्यादा हो, तो फिर वेगिंग स्केल समेत ये जो पर्सन है ये अर्थ की सरफेस के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? धंस जाएगा। क्योंकि पढ़ा है आप लोगों ने 9th में, जहां पर आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक्सर्टेड फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या होती है बच्चों? मूव करती हैं। अब वैसे ये हर बार नहीं होता कि ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करे, बट ज्यादातर केसेस में देखा गया कि ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करती है। अब ग्रेविटी फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ,
तो फिर ये ऑब्जेक्ट जो है ये तो फिर डाउनवर्ड सेंटर की तरफ मूव होनी चाहिए ना, बट ऐसा होता नहीं है। अब जैसे जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ सरफेस पर, तो मैं नीचे नहीं घुस रहा हूं, जमीन के अंदर नहीं धंस रहा हूं, हालांकि ग्रेविटी मुझ पर अप्लाई है, बट मैं जमीन के अंदर क्या नहीं हो पा रहा हूं बच्चों, धंस नहीं पा रहा हूं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मेरी बॉडी से एक ऐसा फोर्स भी जनरेट हो रहा होगा जो इस ग्रेविटी के फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी मैं सरफेस के ऊपर बना हुआ हूं। तो एग्जैक्टली वही है यहाँ पर कि ये वेगिंग स्केल है, इस पर जो पर्सन खड़ा है उस पर एक नॉर्मल एक्शन फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन है ग्रेविटी, रिएक्शन होगी ये नॉर्मल एक्शन, राइट। अब ये दोनों फोर्स हो जाते हैं बैलेंस, इसी वजह से आप वेगिंग स्केल पर बने रहोगे क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस हो गए। दोनों में से जो फोर्स, अगर सपोज अगर ग्रेविटी ज्यादा होता एन से, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ मूव करता। अगर नॉर्मल एक्शन ज्यादा हो जाए तो फिर ऑब्जेक्ट उड़ने लगेगा हवा में, मतलब ये वेगिंग स्केल से ऊपर की तरफ, क्योंकि नॉर्मल एक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया, तो फिर ऑब्जेक्ट उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। बट ये इक्वल रहता है अर्थ की सरफेस पर नॉर्मली, जनरली। इसी वजह से आप सरफेस के ऊपर क्या हो पाते हो बच्चों, खड़े हो पाते हो। यानी कि वेगिंग स्केल पर आपको जो रीडिंग दिख रही है वो नॉर्मल एक्शन की है। वो कौन से फोर्स की है? नॉर्मल एक्शन फोर्स की है। इसका मतलब वेइंग स्केल पर आपको जो आपका वेट दिखाई देता है वो सीडो होता है, फॉल्स वेट होता है, राइट। खैर ये हम जब फिजिक्स में जब वो पढ़ेंगे आपका लॉज ऑफ मोशन वगैरह, तो वहां पर इस चीजों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि वेट का मतलब है मास इनटू ग्रेविटी, राइट। अच्छा, वेट और मास में डिफरेंस क्या है बच्चों? वेट और मास में डिफरेंस होता है वो ये है कि मास आपका कांस्टेंट होता है बच्चों, और वेट वेरी करता है, वेट वेरिएबल। वेट है बच्चों वेरिएबल, मास है कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए, अगर मेरा मास अर्थ में 60 केजी है, तो मून पर भी अगर मैं चला जाऊं तो वहां मेरा मास क्या रहेगा बच्चों? 60 केजी ही रहेगा। मेरा मास तब चेंज होगा मून पर, अगर अचानक से मून पे जाके मैं मोटा हो जाऊं, हेल्थी हो जाऊं, तो मेरा मास बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरी बॉडी में अमाउंट ऑफ मैटर इंक्रीज हो गया, इसलिए मेरा मास मून पे क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। या ऐसा हो कि मैं मून पे गया और बच्चों मेरी बॉडी से कुछ मास कम हो गया, मेरे हाथ कट गए या पैर कट गए, तब मेरी बॉडी से अमाउंट ऑफ मैटर डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, और मेरा मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बट हम देखते हैं कि मेरा मास अगर अर्थ पर 60 केजी है तो मून पर भी 60 केजी ही रहेगा, क्योंकि मेरी बॉडी से मास इजीली खुद से डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो सकता, इसलिए मास क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। अब अगर मैं वेट की बात करूं बच्चों, तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो मून से 1/6 टाइम्स ज्यादा होती है, यानी कि मून की ग्रेविटी अर्थ से 1/6 टाइम्स क्या होती है बच्चों? कम होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मेरा वेट अर्थ पर 60 केजी है, तो मून पर बच्चों मेरा वेट 10 केजी रह जाएगा। वेट चेंज हो गया, वेट लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है बच्चों, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। क्योंकि अगर आप फॉर्मूले से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मास तो कांस्टेंट हो गया, अब डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है जी पर, यानी कि ग्रेविटी ज्यादा तो वेट ज्यादा, ग्रेविटी लो तो वेट भी लो। तो इसी वजह से बच्चों मून पर ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा अर्थ के कंपेयर में। तो ये बच्चों मास और वेट में मेजर डिफरेंस है, और ये होता है बच्चों मास और वेट। आ गया समझ में? ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हेडिंग लगा देंगे आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बच्चों मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया हुआ है, समझा देता हूं आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इन चीजों को। एक क्लासिफिकेशन आता है बच्चों फिजिकली, और एक क्लासिफिकेशन है बच्चों केमिकली। बच्चों फिजिकली मैटर को 5 कैटेगरी में रखा है। इनमें से 3 कैटेगरीज तो काफी सारे बच्चों को पता होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और कैटेगरी नंबर 4 कुछ कुछ बच्चों को पता होंगी, प्लाज्मा, हो सकता है सभी को पता हो। एंड कैटेगरी नंबर 5
शायद हो सकता है कि बहुत कम बच्चों को पता हो या पता हो बच्चों को, वो है बच्चों BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, राइट। और केमिकली जो क्लासिफिकेशन है बच्चों मैटर का, कैटेगरी जो इसको कैटेगराइज किया हुआ है केमिकली, वो दो तरह से कर रखा है बच्चों। एक तरफ है प्योर सब्सटेंस और एक तरफ रखा गया बच्चों मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस भी बच्चों दो तरह का होता है, एक तो होता है एलिमेंट और एक है बच्चों कंपाउंड। ओके बच्चों, तो ये है आपका मैटर का क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके हम इन सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते जाएंगे, इनके बेसिक्स को समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैटर के फिजिकली क्लासिफिकेशन की। ओके बच्चों, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिजिकली क्लासिफिकेशन यहां पर लिखना शुरू कर दूंगा, आपको समझाना शुरू कर दूंगा। ओके ओके बच्चों, शुरू करते हैं फिजिकली क्लासिफिकेशन। बात करते हैं बच्चों फिजिकली क्लासिफिकेशन की। फिजिकली बच्चों, फिजिकली जो मैटर है वो तीन ऐसी फेज है फिजिकली मैटर की जिनमें मैटर कॉमनली आपको अर्थ में दिखाई देगा। कॉमनली अर्थ के में वो कॉमनली वो तीन फेजेस हैं। पहली फेज है बच्चों सॉलिड, दूसरी फेज है बच्चों लिक्विड और तीसरी फेज है बच्चों गैस। बात करते हैं इनकी थोड़ा। वैसे मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो और आप लोगों को सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ओके बच्चों, देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में मैटर का बिहेवियर क्या होगा और किस तरह से मैटर आपको यहां पर दिखाई देगा। ओके बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी ले लेते हैं बच्चों इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बच्चों आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि सॉलिड हार्ड होते हैं और सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस होते हैं मैटर के, वो बच्चों बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस तरह से ये पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस जो भी रहेंगे इस स्टेट में, कंसिस्ट करेंगे इस स्टेट को, तो बिल्कुल क्या होते हैं बच्चों क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस तरह से ये बिल्कुल क्या होते हैं बच्चों क्लोजली पैक्ड। अब होता क्या है बच्चों कि इनमें गैप नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मीनिंग कि ना के बराबर गैप है सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में। अब उसका रीजन यह है कि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी हाई। यहां पर अगर मैं पहले प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो यहां वेरी हाई दिखाई देगी आपको। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या होता है बच्चों सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। आई बात समझ में? अब होता क्यों है, देखो मैं समझाता हूं आपको क्यों होता है ऐसा। पहले लिक्विड की देख लेते हैं, फिर तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। लिक्विड में बच्चों पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा आपको गैप दिखाई दे जाएगा। इस वजह से लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता तो है, बट बच्चों वो फोर्स सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा लो होता है, लेस देन सॉलिड। लिक्विड में भी गैप होता है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट वो सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। और सॉलिड में गैप लगभग ना के बराबर है, बट लिक्विड के कंपेयर में तो ना के बराबर है सॉलिड में गैप। बट लिक्विड में अगर हम गैप देखें तो सॉलिड में तो होता ही नहीं है, बट सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में गैप ज्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड के कंपेयर में अगर आप सॉलिड से कंपेयर करो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच के गैप का, तो वो सॉलिड से आपको ज्यादा दिखाई देगा। आई बात समझ में? और इस वजह से सॉलिड में क्या होता है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में थोड़े से क्या होते हैं बच्चों
लेस रहते हैं, कम रहते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, अब अगर गैस की बात करूं तो बच्चों गैस के पार्टिकल के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि पार्टिकल बहुत ही ज्यादा रैंडम मोशन में है, यानी कि गैप बहुत ज्यादा है पार्टिकल के बीच में। हाई गैप होने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस के पार्टिकल का वो वेरी लो, सबसे कम। फिर से समझेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, वो सॉलिड में सबसे ज्यादा हाई है, लिक्विड में सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा कम है, और गैस में सबसे कम है। राइट? रीजन, अब इसके रीजन दो तरह से हैं, मैं समझाता हूं। पहला रीजन तो यह है कि पार्टिकल के बीच में गैप नहीं है। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में गैप नेग्लिजिबल होता है बच्चों, लगभग ना के बराबर। राइट? लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत गैप है, ठीक है, और गैसेस के पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप है। आई बात समझ में? पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है बच्चों, जो मेन रीजन है वो ये है कि बच्चों सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में बहुत चिपके हुए हैं, ठीक है। अब ये चिपके हुए हैं तो इसका मतलब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए चिपके हुए हैं, क्लोजली पैक्ड है। अब हमेशा याद रखना बच्चों, इस बात को एज अ फैक्ट याद रख लेंगे आप लोग कि जिस सिस्टम की एनर्जी हाई होती है उस सिस्टम के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम देखने को मिलते हैं या बहुत लो होते हैं। यानी कि अगर मैं एनर्जी और फोर्स की बात करूं तो एनर्जी और फोर्स एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्सेस। इसका मतलब यहां पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसका मतलब सॉलिड की एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी। इसीलिए आपने देखा होगा सॉलिड के पार्टिकल क्या नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते, हिल नहीं पाते, पार्टिकल में एनर्जी नहीं होती। इसी वजह से सॉलिड के पार्टिकल में क्या नहीं हो पाता बच्चों, फ्री मोशन देखने को नहीं मिलता है। आई बात समझ में? तो याद रखना, अगर एनर्जी लो होगी तो अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगे बच्चों, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इस बात को एज अ फैक्ट याद रखना आप लोग, राइट। और अगर एनर्जी ज्यादा हुई, एनर्जी इंक्रीज हुई या एनर्जी ज्यादा होगी किसी सिस्टम की, तो सिस्टम के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे बच्चों, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब याद रखना, इफ एनर्जी इंक्रीज देन अट्रैक्शन फोर्सेस डिक्रीज, और अगर एनर्जी डिक्रीज हुई तो अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब सॉलिड के पार्टिकल में आप आ जाओ तो सॉलिड के पार्टिकल में एनर्जी, इसका मतलब नहीं होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए, तभी तो अट्रैक्शन फोर्सेस इतने हाई हैं। अब इसलिए तो सॉलिड का पार्टिकल मूव नहीं कर पाता, ठीक है, फ्रीली मूव नहीं कर पाता। अब अगर आप लिक्विड में आ जाओ तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में आपको गैप देखने को मिलता है, यानी कि पार्टिकल एडजस्ट कर सकता है खुद को, पार्टिकल मूव कर सकता है। इसका मतलब लिक्विड की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपेयर में है, लिक्विड में है तो, लेकिन सॉलिड के कंपेयर में लो है, यानी कि लिक्विड की एनर्जी सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसलिए लिक्विड के पार्टिकल काइनेटिक मोशन में रहते हैं, तभी तो लिक्विड में फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है ना। देखा होगा आपने, लिक्विड फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है? क्योंकि पार्टिकल्स में एनर्जी है। कौन सी एनर्जी होगी जो मूव करवाती है ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को, काइनेटिक एनर्जी होगी। आई बात समझ में? इसीलिए लिक्विड के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत कंडीशंस लगते हैं इन पर, फ्रीली मूव नहीं कर सकते कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, कंडीशंस अप्लाइड होती है। बट सॉलिड के कंपेयर में तो मूव करते हैं और काफी अच्छे से मूव करते हैं लिक्विड, राइट। इसका मतलब लिक्विड की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, सॉलिड से थोड़ी सी कम हो जाती है। रीजन, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या रहती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी रहती है, तो इसीलिए वो एनर्जी सॉलिड से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेस सॉलिड से वीक देखने को मिलते हैं। वही वाली बात है, एनर्जी ज्यादा तो फोर्स डिक्रीज, राइट। अब आ जाओ गैस पे। गैस में क्या चक्कर है बच्चों, गैस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स की बहुत हाई है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे बच्चों गैस के लिए, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाते हैं। बहुत वीक अट्रैक्शन फोर्स आपको गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में देखने को मिलता है। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं उन्हें, और उनको आप लोग वीक वंडरवॉल फोर्सेस भी कह सकते हो, ठीक है। ये गैसेस के पार्टिकल के बीच में हमें अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलते हैं ना, तो इनको या तो क्या बोल दो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर इनका एक नाम और है, वीक वंडरवॉल
वीक वान डर वाल फोर्स, बहुत हल्के फोर्स। ठीक है, फिजिक्स में समझ में आएगा आपको, केमिस्ट्री में भी है वैसे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, आप केमिकल बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये थोड़ा बहुत है, तो वहां पर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो ये समझ लीजिए आप कि गैसेस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, तो अट्रैक्शन क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। किसमें? गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए यहाँ पर बहुत कम अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तभी तो गैसेस कहीं भी फ्रीली मूव हो सकती हैं। याद रखना कि यहाँ पर फ्रीली मोशन नहीं होती, पार्टिकल खुद मूव नहीं कर सकता। आप जब तक फोर्स नहीं लगाओगे यहाँ मोशन देखने को नहीं मिलेगी सॉलिड में। लिक्विड मूव कर सकते हैं हल्के फुल्के, ठीक है, लेकिन इनमें भी मूव कर सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, और गैस आपकी फ्रीली मूव कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी बात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, समझ गए आप। बस ये याद रखना कि यहां एनर्जी लो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनर्जी लो, और यहां एनर्जी मोर देन सॉलिड, और यहां पर एनर्जी वेरी हाई, यहां पर एनर्जी वेरी हाई गैसेस में। ठीक है, तो याद रखना कि एनर्जी वेरी लो सॉलिड में, लिक्विड में थोड़ी बहुत सॉलिड से ज्यादा, और गैसेस में वेरी हाई। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, ठीक है बच्चों, साफ देखने में पता चल रहा है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, वेरी, वैसे इसको नेग्लिजिबल ही लिख देते हैं, नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं है, ना 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 ना, ऐसा नहीं कह सकते, वरना गलती हो जाएगी। देखो कैसे मैं समझाता हूं। आप तीन पार्टिकल को कितना भी चिपका के रखोगे तो बीच में गैप आएगा ही आएगा। इस गैप को नाम दिया गया है वॉइड। क्लास 12 में आपके पास पहले के सिलेबस में, पुराने सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला ही चैप्टर था सॉलिड स्टेट, तो वहां पर आप इस चीज को अच्छे से समझ पाते, बट सिलेबस से वो चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इसी वजह से अब सॉलिड स्टेट के बारे में जो काफी सारी बातें हैं वो आप क्लास 12 में नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो जिन्हें चाहते हैं जो नॉलेज गेन करें हम, तो वो द सॉलिड स्टेट यानी कि पुराने सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर जरूर पढ़ें, तो और अच्छे से आपको सॉलिड के बारे में बातें पता चलेंगी। खैर मैं भी आपको हल्का फुल्का बता देता हूं कि तीन पार्टिकल्स को भी अगर आप चिपका के, कितना भी चिपका के रखोगे तो फिर इनके बीच में गैप जरूर आएगा, तो वॉइड, जिस गैप को वॉइड बोलते हैं। और क्लास 12 में है ये वॉइड। आप देखोगे दो टाइप की वॉइड पढ़ोगे आप वहां अगर पढ़ोगे तो, एक तो होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। खैर अभी हम बात करेंगे सिर्फ गैप की। तो पार्टिकल के बीच में गैप तो है, आप कितना भी चिपका के रखो, कितना भी सटा के रखो पार्टिकल को, गैप आपको देखने को मिलेगा, बट ना के बराबर। तो इससे नेग्लिजिबल गैप कह सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, रीजन क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा हाई क्या है, अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, लिक्विड में आ जाता है, लिक्विड में आपको गैप देखने को मिलेगा मोर देन सॉलिड। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है बच्चों, गैप होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है, तभी तो लिक्विड खुद को एडजस्ट करता है, तभी तो लिक्विड में फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, तभी तो लिक्विड क्या होता है, हाई से लो की तरफ फ्लो आपको शो करता है ना। तो जिसमें पढ़ेंगे हम, किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में, सेकंड चैप्टर में, सेकंड बुक के फ्लूइड मैकेनिक्स। तो वहां आप समझोगे कि लिक्विड के पार्टिकल क्यों फ्लो करते हैं, कैसे फ्लो करते हैं। मतलब लिक्विड के पार्टिकल क्या करते हैं बच्चों, फ्लो करते हैं, इनमें मोशन देखने को मिलती है। रीजन क्या है, पार्टिकल के बीच में गैप है, पार्टिकल खुद को क्या करेगा बच्चों, एडजस्ट करेगा, राइट। अब गैस पे आ जाएंगे। गैस के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी हाई, ये बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक। अब पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से पार्टिकल कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो गैसेस के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है, यानी कि गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहें। वो चाहते हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। क्यों, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। एनर्जी हाई है तो फिर क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन बहुत वीक होना चाहिए। तो इसीलिए पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं हो पाता गैसेस के,
और गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस को मेंटेन करके रखते हैं, और इसीलिए वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं बच्चों शेप की। बच्चों सॉलिड का शेप फिक्स होता है, ठीक? शेप क्यों फिक्स है? सबको पता है, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, राइट? तो पार्टिकल क्या नहीं कर सकता, मूव तो कर नहीं सकता, एनर्जी बहुत कम है मूव करने के लिए, एनर्जी चाहिए फ्रीली मूव करने के लिए, वो है नहीं इनके पास, बहुत कम है। तो इसलिए पार्टिकल क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। जब मूव नहीं कर सकते तो फिर शेप क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब हम बात करें लिक्विड की, तो बच्चों लिक्विड का शेप नॉट फिक्स। सबको पता है लिक्विड आप अपने हाथ में लोगे वो आपके हाथ के शेप का हो जाएगा, आप बोतल में लोगे बॉटल की शेप का हो जाएगा, कप में लोगे कप की शेप का हो जाएगा। आप उसे जिस भी वेसल में लिक्विड को कंटेन करोगे तो लिक्विड हमेशा उसी शेप को क्या करता रहेगा बच्चों, मेंटेन करता रहेगा। उसका रीजन ये है, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, आपको गैप देखने को मिल जाएंगे लिक्विड में। आई बात समझ में? इसी वजह से लिक्विड का पार्टिकल या लिक्विड क्या करता है, खुद के शेप को मेंटेन करता रहता है, चेंज करता रहता है, ठीक है? इसलिए उसका शेप क्या नहीं रहेगा बच्चों, फिक्स नहीं रहेगा। अच्छा गैस की बात करेंगे तो ये भी फिक्स नहीं रहता, इसका शेप भी। आप जिस कंटेनर में इसे फिल करोगे ये उसी कंटेनर की शेप दे लेती है गैस। अब इस क्लासरूम के अंदर भी गैस है तो इसने पूरे क्लासरूम का क्या ले रखा होगा, शेप ले रखा होगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए सॉलिड का शेप फिक्स, लिक्विड का नॉट फिक्स और गैस का नॉट फिक्स। अब बात करेंगे बच्चों वॉल्यूम की। वैसे तो काफी सारे डिफरेंस है इसमें सॉलिड लिक्विड गैस में, लेकिन मैं मेन जो प्रॉपर्टीज है इनकी वही आपके सामने रख रहा हूं। वॉल्यूम की बात करेंगे, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। रीजन ये है शेप फिक्स है तो वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, है ना? खुद से अपने शेप को चेंज तो कर नहीं सकता, तो इसीलिए इनका वॉल्यूम क्या जाता है बच्चों, फिक्स हो जाता है, मेजरमेंट फिक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए इनका वॉल्यूम फिक्स। अब मैं बात करूं अगर लिक्विड की, तो इनका शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम ऑलवेज फिक्स होता है, शेप नहीं है फिक्स, वॉल्यूम फिक्स है। कैसे फिक्स है वॉल्यूम, मैं समझाता हूं। देखो अगर आप एक लीटर की बोतल के अंदर लिक्विड कंटेन करोगे फुल, तो उसमें कितना आएगा, हमेशा 1 लीटर ही आएगा, है ना? अब अगर मैं कहूं आपसे कि आप उसमें हाफ बोतल लिक्विड को फिल करो तो 1 लीटर का हाफ हो जाएगा आधा लीटर। तो उस बोतल के अंदर वो जो आधा लीटर लिक्विड है ना बच्चों, वो अपने शेप को या अपने साइज को आधे लीटर के हिसाब से हमेशा मेंटेन रखेगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में हालांकि गैप है लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि पार्टिकल अपनी पहचान ही खो दे। पार्टिकल बहुत ही ज्यादा गैप मेंटेन कर ले, इतना भी लो नहीं है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, लिक्विड में। तो वो फोर्स इतना है, इनफ है इतना कि वो लिक्विड को क्या दे पाए, एक समझ रहे ना आप, एक बेस दे पाए। मतलब लिक्विड जिस कंटेनर की शेप में है, लिक्विड उस कंटेनर की शेप को मेंटेन रख पाए, तो इतना वो क्या देता है, लिक्विड को बेस दे देता है, जिस वजह से क्या होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब यह है कि अगर आप 1 लीटर की बोतल को अगर आप आधा लिक्विड से पानी से भर देते हो, तो वो ऐसा कभी नहीं होगा कि लिक्विड पूरी बोतल में फैल गया या लिक्विड ने पूरी बोतल का एरिया कवर कर लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। आधा लीटर तो हमेशा आधे लीटर के लेवल पर ही रहेगा, है ना? अब ऐसा क्यों, क्योंकि पार्टिकल के बीच में फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, हालांकि सॉलिड से कम है बट हैं, इतने हैं कि वो पार्टिकल को फ्रीली मूव होने की क्या नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा। इसलिए लिक्विड क्या होता है बच्चों, हमेशा एक फिक्स वॉल्यूम में आपको मिलते हैं, ठीक है? अब गैस पे आ जाते हैं। देखो गैस का वॉल्यूम फिक्स ही नहीं होता, नॉट फिक्स है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो गैस वाले एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मान लो आपके पास ये 1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर इसकी कैपेसिटी है, सिलेंडर है 1 लीटर का, राइट? आपने इसमें गैस डाली, मान लो आपने इसके अंदर 50 ml गैस डाली, तो ये 50 ml गैस जो है वो पूरे के पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम को कवर अप कर लेगी, समझे आप? तो 50 ml गैस ने पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम को क्या कर लिया बच्चों, कवर अप कर लिया। अब आप इसमें 1 लीटर तक गैस को क्या कर सकते हो, भर के रख सकते हो। हर बार आप जितने गैस लोगे वो पूरे वॉल्यूम को कवर करती रहेगी, और यहां तक कि आप 1 लीटर से ज्यादा गैस को भी यहां पर क्या कर सकते हो बच्चों, फिल करके रख सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कैसे, वो ऐसे कि गैसों में बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी की।
कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है गैसेस में। गैसेस को आप प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस कर सकते हो, और जब गैसेस कंप्रेस होती है ना तो फिर गैसेस का एरिया घट जाता है। मतलब आप फोर्स लगा के, प्रेशर एग्जर्ट करके पार्टिकल्स को पास पास ला रहे हो, तो आप पार्टिकल के बीच के गैप को क्या कर रहे हो बच्चों, कम कर रहे हो। जब गैप कम होगा तो फिर एरिया इंक्रीज होगा, उस इंक्रीज हो रहे एरिया में आप और गैस क्या कर सकते हो बच्चों, डाल सकते हो, भर सकते हो। इसलिए 1 लीटर से ज्यादा भी गैस इसमें आ सकती है, और 1 लीटर से कम भी इसमें गैस आ सकती है। अगर 1 लीटर से ज्यादा गैस आ रही है तब भी वो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कवर कर दे रही है, और 1 लीटर से कम गैस आ रही है तब भी वो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कवर कर दे रही है। तो हम कैसे बोल रहे हैं उसका वॉल्यूम फिक्स। इसीलिए बच्चों गैसेस का वॉल्यूम क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, और लिक्विड का फिक्स होता है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और आपस में दोनों कनेक्शन को रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये थे बच्चों सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में कुछ बेसिक सी ही बातें। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करेंगे हम प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बीईसी की। ओके बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों प्लाज्मा और बीईसी की। पहले प्लाज्मा की बात करेंगे बच्चों। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा ये ज्यादातर गैस स्टेट में ही दिखाई देता है। अब है क्या प्लाज्मा, पहले मैं प्लाज्मा समझाता हूं आपको। प्लाज्मा होता है बच्चों मिक्सचर ऑफ आयोनाइज्ड गैस, या आप ऐसा कह सकते हो आयोनाइज्ड गैस कॉमा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है इसकी कि प्लाज्मा आर सुपर हॉट गैस, या सुपर हॉट, या हाँ सुपर हॉट गैस, ठीक है। प्लाज्मा इज अ सुपर हॉट गैस, ऐसा भी कह सकते हैं। अब ये है क्या एक्चुअल में, सुपर हॉट आयोनाइज्ड गैस भी कह सकते हो आप, ठीक है। देखो प्लाज्मा जो है मैटर की फोर्थ स्टेट है। इस स्टेट में आपके जो मैटर के पार्टिकल होंगे ना वो आपको मेनली आयोनाइज्ड फॉर्म में दिखाई देंगे। अब ये स्टेट देखी गई ज्यादातर गैसेस के लिए। जब गैसेस को एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रखा जाता है तो गैसेस के एटम से इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकल जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन गैसेस के एटम के अंदर गेन हो जाते हैं। या तो गैसेस का एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या फिर गेन कर लेगा। तो उस केस में गैसेस आयन में कन्वर्ट होती हैं, और उसी आयनाइज्ड गैस को नाम दिया गया बच्चों प्लाज्मा। आ गया समझ में, इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों, एक क्या बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं कुछ कुछ आपके सामने रखता हूं। स्टार्स, जितने भी स्टार आपको यूनिवर्स में दिखते हैं ना आसमान में रात को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार दिखाई देते हैं आसमान में रात को, है ना। तो वो जो स्टार है बच्चों, उन स्टार के अंदर, उनमें से ज्यादातर स्टार का जो मेन फ्यूल है वो हाइड्रोजन गैस होता है, और उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस होती है बच्चों वो प्लाज्मा वाली फॉर्म में होती है। क्योंकि सबको पता है कि स्टार जो है उनके अंदर एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर होता है। अब हमारे अर्थ के पास सबसे पास वाला जो स्टार है वो सन ही है। अब सन को देखो आप कितना हाई टेम्परेचर होता है सन के कोर में, ठीक है। तो सन की सरफेस पर टेम्परेचर इतना हाई है कि वहां पर जो गैस होती है बच्चों वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती, वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मा, ठीक है। अच्छा, और कहां पर आपको प्लाज्मा देखने को मिल सकता है बच्चों, लाइटनिंग में, आसमान में जब बारिश बिजली होती है। आजकल आप देख रहे हो, आजकल आप देख ही रहे हो कि मानसून आए हैं और बारिश हो रही है, रोज रोज बिजलियां कड़क रही हैं। तो वो जो आसमान में आपको लाइटनिंग दिखाई देती है बारिश के टाइम पर, उस लाइटनिंग में भी क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा होता है। अब सबको पता है लाइटनिंग कैसे होती है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमिना है लाइटनिंग एक तरह से, जब अपोजिटली चार्ज क्लाउड जब आपस में रब करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना की वजह से लाइटनिंग हमें देखने को मिलती है। तो वो भी एक तरह से प्लाज्मा का क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है, ठीक है। खैर, तीसरा एग्जाम्पल और देख लो आप इसका, ऑरोरा। ये सुना होगा आपने, ऑरोरा। अब ये ऑरोरा क्या है समझाता हूं। ऑरोरा अर्थ के साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में के आसमान में बनने वाली ग्रीन कलर की लाइट्स को ऑरोरा कहते हैं, है ना। ये बनती कैसे हैं, जैसे जुपिटर के साउदर्न और
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो के स्काई में जो लाइट बनती है ग्रीन वो ब्लू कलर का बनता है, वो वहां ब्लू कलर का ऑरोरा देखने को मिलता है। ऐसी अर्थ में ग्रीन कलर का ऑरोरा देखने को मिलता है। होता क्या, मैं समझाता हूं आपको। असल में सन से क्या होता है कि लगातार एनर्जी के जेट निकल रहे हैं। हमारा सन जो है इजेक्ट कर रहा है लगातार सोलर विंड्स को, हाईली एनर्जाइज पार्टिकल को लगातार इजेक्ट कर रहा है, छोड़ रहा है, पूरे सोलर सिस्टम में फैला रहा है। ठीक है, अब ये पार्टिकल जब इनर सोलर सिस्टम में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इनर सोलर सिस्टम मतलब अंदर वाला सोलर सिस्टम, हमारी अर्थ से अंदर अंदर वाला। तो जब इनर सोलर सिस्टम में पार्टिकल सन से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर जब वो अर्थ के पास पहुंचते हैं तो अर्थ का हमें बचाता कौन है, सन के उन पार्टिकल से। ऑब्वियस सी बात है, अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ और अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट होते हैं ना, तो बच्चों वो पार्टिकल फिर क्या करते हैं, ग्रीन वो अर्थ के नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें फिर ब्लू वो ग्रीन कलर की लाइट्स आसमान में दिखाई देती है, उन्हीं को ऑरोरा बोलते हैं। ये ऐसे बनती है कि जब वो पार्टिकल जो सन से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल के अंदर एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर होते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, उन गैसेज में से वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से गैसेज आयन में कन्वर्ट होती हैं और फिर तब वो वहां पर आपको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लाइट्स प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है। कैसे कलर की, ग्रीन कलर की। तो उसी को ऑरोरा बोला गया। और ये भी एक तरह से किसका एग्जांपल हो गया बच्चों, प्लाज्मा का एग्जांपल। तो मेरे हिसाब से प्लाज्मा के बारे में इतनी नॉलेज आपके लिए काफी है और ये जानकारी आपको याद रखनी है कि प्लाज्मा एक तरह से मिक्सचर है आयनाइज्ड गैस का, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर हॉट गैस को भी आप प्लाज्मा कह सकते हो। एग्जांपल है इसके स्टार्स, लाइटनिंग और ऑरोरा। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करेंगे बीईसी की। फुल फॉर्म है बच्चों इसकी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर से सुन लेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये क्या है बच्चों, ये मैटर की फिफ्थ स्टेट है। अब इसमें होता क्या है, देखो सॉलिड में आपको मैटर किस फॉर्म में मिलेगा, एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है, आयन के फॉर्म में। लिक्विड में एटम मॉलिक्यूल आयन, गैस में एटम मॉलिक्यूल आयन, प्लाज्मा में आयन। बीईसी में आपको जो बच्चों मैटर मिलता है वो ना तो एटम के फॉर्म में मिलता है, ना मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है, ना आयन के फॉर्म में मिलता है। बच्चों यहां पर आपको जो मैटर मिलता है वो मिलता है सब एटॉमिक पार्टिकल के फॉर्म में। और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल आपको यहां पर दिखाई देते हैं बीईसी में, वो होते हैं बच्चों बोसॉन। बोसॉन बच्चों, अब बहुतों के दिमाग में आएगा बोसॉन क्या है, मैं समझाता हूं। बोसॉन बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल की एक क्लास है। ठीक है, तो कई तरह के बोसॉन होते हैं, जैसे हिग्स बोसॉन, गेज बोसॉन, ठीक है, और फोटॉन भी एक तरह का बोसॉन होता है लाइट का। तो बच्चों ये सब एटॉमिक पार्टिकल की एक क्लास होती है। अब बीईसी बनता कब है, कैसे बनता है, जब कुछ बोसॉन किसी फेज में मैटर की सेम क्वांटम स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तब हम कहते हैं बच्चों कि वो कौन सी स्टेट में है मैटर की, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाली स्टेट में होते हैं। और वहां पर पार्टिकल जो होता है मैटर का, उसको हम बोलते हैं बोसॉन। आई बात समझ में। और ज्यादातर यहां पर देखने को मिलते हैं बच्चों हिग्स बोसॉन। ये बोसॉन का एक टाइप है, ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, हिग्स बोसॉन। ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कौन सी वाली स्टेट में, बीईसी वाली स्टेट में। तो समझ गए आप। इसके बारे में वैसे ज्यादा बात मैं अभी समझाऊंगा भी नहीं आपको, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होती है, तो वो थोड़ा सा आपके दिमाग को चकरा सकती हैं। इसीलिए अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि बीईसी जो मैटर की फिफ्थ स्टेट है, इसमें पार्टिकल आपको एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता, ना ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा, ना ही आयनिक फॉर्म में मिलेगा। तो फिर किस फॉर्म में मिलेगा, ये सब एटॉमिक पार्टिकल के फॉर्म में मिलेगा। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल है बच्चों हिग्स बोसॉन। एटम से भी छोटे होते हैं, एटम के भी सब एटॉमिक होते हैं, तो इसलिए इनको सब एटॉमिक पार्टिकल रखा गया। और बोसॉन इनकी एक क्लास है, तो हिग्स बोसॉन जैसे पार्टिकल आपको बीईसी में कंसिस्ट होते हैं। एग्जांपल इसके, हिग्स बोसॉन का एग्जांपल सबसे अच्छा है बच्चों सुपर फ्लूइड, सुपर फ्लूइड हीलियम 4। ये एक तरह का हिग्स बोसॉन, ये एक तरह का बीईसी में मिलने वाला आपको क्या है बच्चों, मैटर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका सुपर कंडक्टर। तो ये सब किस में दिखाई देंगे बच्चों आपको, ये दिखाई देंगे कौन से फेज में, बीईसी वाले फेज में दिखाई देते हैं। और ये है बच्चों आपके मैटर की चौथी और पांचवी फेज फिजिकली, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बीईसी के बारे में एक चीज बता दूं आपको कि बीईसी जो होता है ना बच्चों, ये देखो जैसे प्लाज्मा बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे दिखता है, और बीईसी जो आपको दिखती है बच्चों, ये एब्सोल्यूट जीरो वाली फेज में दिखती है, तो बहुत लो टेम्परेचर। कहां पर किस
पर वो होगी, शो होगी एट एब्सोल्यूट जीरो। अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आएगा एब्सोल्यूट जीरो क्या है। एब्सोल्यूट जीरो बच्चों वो टेम्परेचर है जहां पर केल्विन में वो 0 केल्विन होगा, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में देखिए तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और फॉरेन हाइट में अगर आप देखोगे इसे तो ये होता है बच्चों -459.67 डिग्री फॉरेन हाइट, राइट। तो ये हो गया बच्चों आपका एब्सोल्यूट जीरो जिस पर आपको बीईसी दिखाई देती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब बात करते हैं मैटर के केमिकली क्लासिफिकेशन की। ये तो फिजिकली था, अब केमिकली क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं जरा। केमिकली बच्चों मैटर दो तरह का है, एक तो प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। दोनों की बात कर लेते हैं बच्चों। प्योर सब्सटेंस जो है आपके, ये भी दो तरह के देखने को आते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होते हैं बच्चों कंपाउंड। अब है क्या है मैं समझाता हूं आपको। एलिमेंट का मतलब है बच्चों एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इन फिक्स रेशियो। एलिमेंट के अंदर जो एटम्स का रेशियो होता है वो फिक्स होता है और सारे के सारे एटम बच्चों एक ही तरह के देखने को मिलेंगे, सेम एटम होंगे, फिक्स रेशियो में होंगे। मैटर की उस सब्सटेंस को बोला गया एलिमेंट, राइट। एग्जांपल जैसे कि आप क्लोरीन देखो Cl2, दोनों एटम, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, दोनों एटम क्या है बच्चों क्लोरीन के ही है। ऑक्सीजन आप देख लो, हाइड्रोजन, तो ये सब क्या है बच्चों एलिमेंट के एग्जांपल। आप देख लो फास्फोरस P4, फास्फोरस के 4 एटम मिलकर फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये भी एलिमेंट है। आप देख लो सल्फर S8, सल्फर के 8 एटम्स मिलकर सल्फर का एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हैं, तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब है एलिमेंट के एग्जांपल। अब कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं बच्चों जो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, सबको पता है इनर्ट है, नोबल है, तो ये कौन से फेज में होता है बच्चों, ये एलिमेंट आपका एटॉमिक फेज में आपको मिल जाएगा। अच्छा नियॉन है ना, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, ज़ेनॉन 54, रेडॉन 86। तो ये सब के सब जो मैंने बनाए हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं, और ये सब के सब बच्चों एटॉमिक फॉर्म में आपको मिल जाएंगे ये सारे एलिमेंट, राइट। और अगर मैं इनको छोड़ के इनकी बात करूं, जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो ये भी एक एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों एटम क्लोरीन के हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दोनों के दोनों एटम ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, दोनों के दोनों एटम हाइड्रोजन के। तो ये सब क्या है बच्चों एलिमेंट है, जो कि प्योर सब्सटेंस की एक फॉर्म होती है। आगे समझ में। कंपाउंड की बात करते हैं बच्चों, तो कंपाउंड क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंपाउंड बनाते हैं इन फिक्स रेशियो, इन फिक्स रेशियो, ये फिक्स रेशियो में होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो में डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो होंगे बच्चों वो कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना कि एटम्स तो यहां डिफरेंट है लेकिन रेशियो फिक्स होगा। एग्जांपल के लिए जैसे H2O, सबको पता है दुनिया में कहीं से भी पानी लेके आओ, वाटर लेके आओ, दुनिया में आप चाहे आप अमेरिका का पानी लेके आओ, चाहे आप स्विट्जरलैंड का पानी लेके आओ, चाहे आप जापान से पानी लेके आओ, इंडिया से पानी लेके आओ, पूरी दुनिया के पानी का एक ही फॉर्मूला होगा बच्चों H2O। आगे बात समझ में, क्या फॉर्मूला होगा H2O। ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन कहीं 3 हो गए या 4 हो गए या ऑक्सीजन 2 हो गए या 3 हो गए। सारी दुनिया के पानी के फॉर्मूले के अंदर 2 हाइड्रोजन होंगी और 1 ऑक्सीजन होगी, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, एक प्योर सब्सटेंस का फॉर्म जो है कंपाउंड, राइट। अमोनिया देखो आप, नाइट्रोजन उसके साथ जुड़ती हैं 3 हाइड्रोजन, तो पूरी दुनिया में आप कहीं से भी अमोनिया लेके आओ तो उसमें जहां से भी आप अमोनिया लाओगे तो सब में आपको ये कॉमन देखने को मिलेगा कि सारी अमोनिया में क्या कहीं से भी लाए आप नाइट्रोजन और 1 होंगी और हाइड्रोजन 3 होंगी, राइट। बात कर लो आप चाहे मीथेन के मॉलिक्यूल की, ये भी एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है।
यहां पर भी आप देखो कार्बन है क्या, हाइड्रोजन 4 है। दुनिया में कहीं से भी मीथेन लेके आओ, किसी भी कंट्री से लेके आओ, किसी भी जगह से लेके आओ, हर जगह की मीथेन का फॉर्मूला आपको CH4 ही मिलेगा। इसका मतलब यहां पर आप एक चीज सब में कॉमन है कि डिफरेंट एटम्स हैं और सारे के सारे फिक्स रेशियो में है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं बच्चों कंपाउंड। आ गया समझ में? तो ये तो हो गए एलिमेंट और ये हो गए बच्चों आपके कंपाउंड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बात करते हैं मिक्सचर की। ओके बच्चों, अब आए थे मिक्सचर पे। मिक्सचर क्या है बच्चों? मिक्सचर है फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो फिजिकल कॉम्बिनेशन है उसे बोला गया बच्चों मिक्सचर। राइट, मिक्सचर भी दो तरह का होता है बच्चों। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है बच्चों हेटेरोजेनस मिक्सचर। अभी समझ में आ जाएगा सारा। होमोजेनस मतलब जिसमें फिक्स कॉम्बिनेशन हो, या आप कह सकते हो फिक्स रेशियो या डेफिनेट रेशियो। कंपोजिशन कह सकते हैं हम, फिक्स कंपोजिशन या डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है, और दूसरा इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी कि यहां पर जो मिक्सचर बनता है वो होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजेनस में। और हेटेरोजेनस में क्या होता है बच्चों? नॉट फिक्स कंपोजिशन फिक्स नहीं है। दूसरा नॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कंपोजिशन फिक्स नहीं है और नॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी समझ में आएगा क्या है। पहले आप ये समझ लो कि ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है टू और मोर सब्सटेंसेस का। फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे आपने पानी और चीनी लिया, तो जब आप पानी यानी कि वाटर H2O प्लस चीनी यानी कि शुगर मिक्स करते हो, तो आपने देखा होगा ये पानी में शुगर घुल जाती है। बस नॉर्मली पानी में शुगर खाली घुल जाएगी, कोई केमिकली रिएक्शन आपने होती भी नहीं दिखेगी वहां पर आपको। या आप ऐसे नहीं देखोगे आपने पानी में चीनी डाली तो धुआं निकल रहा, आग लग गई, ऐसा नहीं होता। पानी में चीनी आपने डाल दी, बस वो घुल गई, इवनली क्या मतलब मिक्स हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फिजिकली कॉम्बिनेशन। यानी कि आप जिन सब्सटेंसेस को मिक्स करके मिक्सचर बना रहे हो ना, वो आपस में किसी तरह से केमिकल रिएक्शन ना कर पाए। ठीक है, केमिकली एक्टिव ना हो, मतलब बस वो नॉर्मली एक दूसरे में घुले हुए हो या नॉर्मली एक दूसरे में पड़े हुए हो, तो उसी को बोला गया फिजिकल कॉम्बिनेशन। और ऐसा फिजिकल कॉम्बिनेशन टू और मोर सब्सटेंसेस का उसी को बोला गया मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर दो तरह का, होमोजेनस मिक्सचर, जैसे कि इसका एग्जांपल यही लिख दिया मैंने, पानी H2O प्लस शुगर, या आप कह सकते हो H2O प्लस अल्कोहल, ये भी कह सकते हो। ठीक है, आप कह सकते हो H2O प्लस सॉल्ट NaCl। तो ये सब एग्जांपल है बच्चों होमोजेनस मिक्सचर के। इसमें क्या होता है कि ये डेफिनिट कंपोजिशन में होंगे। डेफिनिट कंपोजिशन मतलब कि आपने, और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब आपने पानी में चीनी घोली, जैसे आपने पानी में चीनी घोली, कंप्लीटली मिक्स कर दिया आपने। ये पानी लिया आपने H2O, इसमें आपने मिक्स कर दी 1 चम्मच शुगर। तो बच्चों आपने इसको घोल दिया ढंग से। तो जब आप पानी में चीनी घोलने के बाद आप इस बीकर के किसी भी एरिया का पानी टेस्ट करके देखोगे, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे हर एरिया का पानी सेम मीठा है। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का पानी कम मीठा है या नीचे का पानी ज्यादा मीठा है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ऐसा तो होता है कि नीचे का पानी ज्यादा मीठा होता है। वो उन बच्चों के लिए होता है ऐसा जो बच्चे सुस्त होते हैं। सुस्त मतलब जो बच्चे घोलने में सुस्ती दिखाते हैं, उन्होंने बस थोड़ा थोड़ा घोला, अब नीचे सारी चीनी वैसी पड़ी हुई है बॉटल में, तो वो नीचे आपको मीठी फील होगी, है ना। तो आपको सुस्ती नहीं दिखानी, ना पढ़ाई में, ना चीनी घोलने में, ना सॉल्यूशन बनाने में। अब देखो,
आपने शुगर को पानी में घोला और अच्छे से घोल दिया, ठीक है। जब आपने अच्छे से घोल दिया, आपको बॉटम पे कोई भी चीनी का पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा, तो आप देखोगे बच्चों कि ये आप सॉल्यूशन में कहीं से भी पानी, इस सॉल्यूशन को कहीं से भी, आप इस मिक्सचर को कहीं से भी आप टेस्ट करोगे तो आपको हर जगह से इक्वली मीठा फील होगा। तो इसका मतलब वो जो चीनी है ना बच्चों, वो इस पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है डेफिनेट कंपोजिशन में, इसलिए इसको नाम दिया गया बच्चों होमोजीनस मिक्सचर। हेटेरोजीनस में क्या होता है बच्चों? एग्जांपल, जैसे आपने पानी में सैंड डाल दी, ये पानी है आपका H2O, इसमें डालिए आपने सैंड, मिट्टी या रेत डाल दिया, ऑयल डाल दिया, जो भी डाला, तो आप देखोगे कि ये थोड़ी देर के लिए तो इसमें रहेगा ऊपर, कुछ टाइम बाद ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा। अब आपको आंखों से देखने में ही पता चलेगा कि यहां पर सैंड बहुत कम है, नीचे बहुत ज्यादा है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, ना ही फिक्स कंपोजिशन है इसका कुछ, तो इसीलिए इसको बोला गया बच्चों हेटेरोजीनस मिक्सचर। इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सैंड प्लस वाटर, या आप कह सकते हो ऑयल प्लस वाटर। तो ये एग्जांपल हो गए बच्चों हेटेरोजीनस मिक्सचर का। तो ये थे बच्चों आपके होमोजीनस मिक्सचर और ये हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो समझ में आ गया? एक बार फिर से देखेंगे कि मिक्सचर इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो तरह का है होमोजीनस, जिसमें आप देखोगे दोनों सब्सटेंसेस डेफिनेट कंपोजिशन में होंगे और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपका, जैसे पानी में चीनी, पानी में अल्कोहल, पानी में नमक। दूसरा टाइप का मिक्सचर है बच्चों हेटेरोजीनस, जो फिक्स कंपोजिशन में नहीं होता, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन हो गया था गलती से, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें आपने जो मिक्सचर मिलाया है वो आपस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, कहीं कम कहीं ज्यादा, इस तरह से, जैसे सैंड प्लस वाटर और ऑयल प्लस वाटर। आ गया बच्चों समझ में? तो बच्चों ये था आज हमारी क्लास का मेन टॉपिक, मैटर, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब यहां पर इस क्लास को मैं वाइंड करता हूं। तो बच्चों आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए बच्चे हैं तो, ठीक है, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक, और इसको शेयर भी करें और अपने अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज भी दें। तो और इसको आप अच्छे से पढ़ें, और कल बच्चों हम इसमें बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, वो आपके लिए मैं कल लेके आऊंगा। ओके बच्चों, बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।